नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज के खास खास कार्यक्रम में हम दिखाने जा रहे हैं कि कौन है वो सपनों का सौदागर जिसने बिहार की गरीबी को मिटाने का सपना दिखा रहा है। बिहार में जो पलायन हो रहा है उसको रातों रात रोकने का सपना दिखा रहा है। सपना दिखा रहा है कि हर शहर में उद्योग होगा, हर शहर में उद्योग धंधे लगेंगे, हर युवा के हाथ में काम होगा। बस 2 वर्ष में पूरा बिहार को हम बदल देंगे। आखिर कौन है वो सपनों का सौदागर? आज हम उन्हीं सपनों के सौदागर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, प्रशांत किशोर उनका नाम है। याद होगा 2014 में वो एक तस्वीर उस दौर में काफी चर्चा में आई थी। मोदी जी फोन पर बात कर रहे हैं और एक यंग लड़का चश्मा पहने हुए, टी शर्ट पहने, जींस पहने हुए उनके साथ चल रहा है। काफी दिनों के बाद ये तस्वीर जब वायरल होनी शुरू हुई तो पता चला कि ये यंग स्मार्ट लड़का प्रशांत किशोर है। और 2014 में जो सपना दिखाया गया था पूरे देश को, 15 लाख रुपया हर लोगों के अकाउंट में जाएगा, बहुत सारे सपने दिखाए गए थे। याद होगा नीतीश के दौर में भी 15 में सपना दिखाए थे, नीतीश से बाहर है। याद है ना वो गीत याद है ना? तो यही है वो सपनों का सौदागर जो अभी तक दूसरे के लिए सपने गढ़ता था और लोगों तक उस नारों के सहारे, उस स्लोगन के सहारे लोगों को एक्सप्लॉइट करता था। इन दिनों वो खुद सपना बेचने बिहार में निकला है और उस सपने का वाकई में हकीकत क्या है? क्या उस अलादीन का चिराग लेकर ये गांव-गांव घूम रहा है? क्या वाकई में 2 वर्ष में वो चीजों को बदल देगा? चलते हैं सीधे दिल्ली और आज फिर हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ेंगे। और अभिषेक जी, आपका स्वागत है। और आज हम आपसे उसी सपने के सौदागर के बारे में चर्चा करना चाहते हैं जो 2014 में मोदी जी के सहारे इस देश को सपना दिखाया। उस दौर को याद करते हुए और आज के दौर में जब वो खुद, पहले वो नेताओं को पदयात्रा पर भेजते थे, खटिया पलंग बिछवाते थे, इस बार खुद 2 बरस से बिहार में पदयात्रा पर जुटे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम बिहार को बदल देंगे। लेकिन इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानने से पहले एक हम वीडियो दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, जो मधेपुरा का वीडियो है, काफी वायरल हो रहा है कि बारिश में सामने में सैकड़ों महिलाएं खड़ी हैं और उस महिलाओं को क्या ये सपना दिखा रहे हैं, जरा पहले ये देख लीजिए, उसके बाद हम अभिषेक जी से इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। आप इतनी बारिश में आए हैं और 15 मिनट आपस में बात नहीं करना, हल्ला नहीं करना। 15 मिनट में आज जो बारिश में आप भीग रहे हैं, 2 बरस के अंदर, इसी बारिश के अंदर आपके गरीबी को धोकर बाहर निकाल देंगे। एक बार बिहार के लिए नारा लगाइए, जय बिहार। नहीं हुआ। अपने बच्चों को वापस लाने के लिए, आपके बच्चों को यही रोजी रोजगार मिले, आपका गरीबी खत्म हो, इसके लिए पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। अब हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे। मेरा नाम है प्रशांत किशोर, दल नहीं है हमारे पास। तो आप सुन लीजिए, दल इनके पास नहीं है। जो नारा आज लगा रहे थे, ये है बिहार, कुछ इसी तरीके का नारा नीतीश कुमार के लिए भी लगवा रहे थे 2015। उस समय में ये पर्दे के पीछे हुआ करते थे, कैसेट बजता था, नीतीश कुमार बाहर है, नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। तो उस समय में दूसरे के लिए नारा सपना दिखाते थे नेताओं के सहारे, आजकल खुद सपना दिखा रहे हैं। तो ये जो सपने के सौदागर हैं, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या सोचते हैं इसको लेकर? संतोष जी, आज संयोग से आपने चर्चा ऐसे दिन रखी है जिस दिन वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उसका एक डेटा सामने आया है, ऑब्जर्वेशन। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि आज जो यूएसए की, अमेरिका की जो प्रति व्यक्ति आय है, आज की तारीख में जो प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की है, उसके 1/4 तक पहुंचने में भारत को 75 साल लगेंगे। अरे ये भारत की स्थिति है। 1/4। अगर आज अमेरिका की आय मान लीजिए कि $20,000 है सालाना,
मान लीजिए टेंटेटिव डेटा में दे रहा हूं, मान लीजिए $20,000 है, तो $5,000 उसका 1/4 हुआ, उस तक पहुंचने में आपको 2024 में आप हैं 2099 आ जाएगा। और प्रशांत किशोर की चर्चा आपने की कि वो गरीबी खत्म कर देंगे बिहार से। पता नहीं वो किस तरह की बातें करते हैं, हर राजनेता इस देश में इसी तरह की बातें आमतौर पर करता है। लेकिन 2005 का एक वाकया आपको याद होगा, जब बिहार में सत्ता परिवर्तन होना था, दूसरा चुनाव 5 का, विधानसभा का दूसरा चुनाव, अगर आपको याद हो तो, उस दूसरे चुनाव के लिए विनय बिहारी से कुछ लोग गाना वगैरह बनवा रहे थे, तब वो भोजपुरी गायक थे। उसमें सबको रोजगार दे देंगे जैसी लाइन को कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने खुद हटवा दिया था। संजय झा और ये सब लोग थे कि नहीं भाई ये वादा मत करो, क्योंकि ये वादा हम कहां से पूरा करेंगे। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, हाइपोथेटिकल बातें। तो आजकल हाइपोथेटिकल बातें, काल्पनिक बातें करने का दौर चल रहा है। क्या क्या सपने नहीं, आरक्षण आएगा तो आरक्षण से गरीबी दूर हो जाएगी, आरक्षण से भागीदारी बहुत बढ़ जाएगी, सब आप देख रहे हैं। आज भी बिहार में वंशानुगत आधार पर पेशे बने हुए हैं, बिहार में नहीं पूरे देश में। जो व्यक्ति नाई का काम करता था वो कई पीढ़ियों से कर रहा है, जो व्यक्ति लोहा पीटने का काम कर रहा था वो कई पीढ़ियों से कर रहा है। हो गया है। ये अलग बात है कि ब्यूटी पार्लर आ गई है, वहां सच्चा समाजवाद आ गया है, वहां सभी जातियों के लोग नाई का काम कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में सभी जाति की महिलाएं कर रही हैं, वो अपने स्किल के बूते। सबसे अच्छा स्किल डेवलपमेंट मोदी जी को इंस्टीट्यूट खोल रहे थे, उन्होंने ब्यूटी पार्लर से सीखना चाहिए था कि उनके स्किल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर हर ब्यूटी पार्लर में खुला हुआ है कि 4 महीने 3 महीने कोई काम करके अपना पार्लर खोल लेती। खैर, प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं, अब जरा देखिए बिहार की हकीकत भी देखिए। 2021 में जनगणना नहीं हुई, 2011 में जनगणना हुई। उस जनगणना के मुताबिक बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर लंबी 1 किलोमीटर चौड़ी जमीन को हम कहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। मोटे तौर पर मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। उसमें 1106 लोग रहते हैं बिहार में। और महाराष्ट्र गुजरात दोनों में देखें तो 308 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ इंडस्ट्री है इस वजह से वहां पर गरीबी कम है बिहार से, वहां जनघनत्व भी कम है। 1 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? 247.6 एकड़, 247.6 एकड़, मतलब 250 एकड़ जमीन 1 स्क्वायर किलोमीटर होती है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसी 250 एकड़ से भी कम जमीन पर अगर 1106 लोग रहते हैं, तो भाई गरीबी बिहार की जगह ये डेंसिटी गुजरात में भी होती, महाराष्ट्र में भी होती, वहां भी अभी जितने अच्छे पैरामीटर्स दिख रहे हैं उनसे काफी खराब स्थिति होती। एक तो ये हालात है। दूसरी स्थिति ये है कि नए दौर में विकास का जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है, गरीबी दूर करने का जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है, वो है कि आप कृषि से कितनी बड़ी जनसंख्या को आप दूसरे सेक्टर में डालते हैं। क्योंकि कृषि एक ऐसा सेक्टर है जहां पर क्षमता से ज्यादा लोग काम करते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसको कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब जहां 4 लोगों की जरूरत है वहां 16 लोग काम कर रहे हैं, तो 12 लोग को देखा जाए तो उसमें तो बेरोजगार ही है। सही बात है, कोई काम नहीं है तो उसमें लगे हुए हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में यही कहते हैं इसको, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वो स्थिति है। और वो स्थिति क्यों है? क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बिहार और हिमाचल प्रदेश में इस देश में सबसे ज्यादा है। बिहार में 87-88% लोग गांव में रहते हैं। अब जरा इसके उलट महाराष्ट्र में देखिए, 48% लोग शहरों में है, 52% लोग ही गांव में है। बिहार में 12% लोग शहरों में है। बिहार में 10 लाख से ऊपर की आबादी वाला, जिसको मेट्रो सिटी कहते हैं, इस देश में मेट्रो सिटी की संख्या 2011 की जनगणना के आधार पर 53 है। 21 में जनगणना नहीं है, हो सकता है कि संख्या 70 पहुंच गई हो, लेकिन 11 की जनगणना को ये मानक माने तो 53 शहर है बिहार में, जहाँ जनसंख्या कम से कम 10 लाख या उससे ज्यादा, पूरे देश में, सॉरी बिहार में नहीं। बिहार में एक शहर है आज भी, पटना। ये हकीकत है। और शहरों का विकास इसलिए नहीं हुआ कि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का अभाव रहा, जो मॉडर्न सर्विस सेक्टर जिसको कहते हैं, उसका व्हाइट कॉलर जॉब वाले, उसका अभाव रहा। अब आप इसके बगल की स्थिति को देख लीजिए। झारखंड छोटा सा राज्य है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय 50,000 के करीब है सालाना, झारखंड की आय 80,000 के करीब है, उत्तर प्रदेश की आय 70,000 के करीब है, और नेशनल एवरेज 1,45,000 प्रति व्यक्ति आय के आसपास है, $2,000 के आसपास है। बांग्लादेश
उसकी प्रति व्यक्ति आय आप देखें तो $2800 है, इंडिया के लगभग 1.5 गुने की स्थिति में। बताइए। ये स्थिति है बांग्लादेश की, और बांग्लादेश की ये स्थिति जो बनी है 2016 से 20 के बीच में, जो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उजड़ करके बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई है, कपड़ा इंडस्ट्री, उसने बूस्ट दिया है। ये एक बड़ा कारण है। प्रशांत किशोर सबसे पहले कहते हैं कि बेरोजगारी, वो गरीबी दूर कर देंगे। गरीबी दूर करने का, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी दूर हो गई क्या? नरेंद्र मोदी ने तो 15-15 लाख खाते में ही डालने की बात की। उस समय यही थे, कह रहे थे ब्लैक मनी आएगी तो सरकारी कर्मचारी बहुत दिक्कत में रहते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों को यूं ही मुफ्त में दे दिया जाएगा। वही ना, उसका नारा करने वाले उस समय यही थे जी। तो तमाम तरह की बातें जो है ये कही जाती हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जो आंकड़े गिनाते हैं कि 2005 में जहां बिहार था वहां 2024 में भी है, ये बात तो तथ्यात्मक रूप से सही है कि 5 में भी पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर बिहार था और 2024 में भी निचले पायदान पर बिहार। सवाल ये है कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार के विकास के लिए आप ये कभी कर ही नहीं सकते। सोच संकीर्ण रहेगी तो विकास नहीं होगा, ध्यान रखिए किसी भी नेता की। प्रशांत किशोर सपने बेचने का काम कर रहे हैं। मैंने पूरा डेटा इसलिए प्रशांत किशोर की चर्चा के पहले रख दिया कि लोग भी देख सके कि कैसे है। 55% अर्बन पॉपुलेशन तमिलनाडु में है सर। 55% आबादी शहरों में रहती है तमिलनाडु में और 45% गांव में रहती है। आप कोयम्बटूर चले जाएं, आप सेलम चले जाएं, आप जाकर के देखेंगे वहां पर कि छोटे छोटे शहरों में 15 मंजिला अपार्टमेंट मिलेगा। यहाँ पटना के बाहर कहाँ मिलेगा आपको? सही बात है। अब पटना में 10 कट्ठा जमीन पे बना हुआ अपार्टमेंट सब ज्यादा है कि दोनों साइड से 2 गेट लगा के बीच में 2 टावर खड़े कर दिए। यही है, हाउसिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट भी पटना में ढंग से नहीं आ पाया। तो सवाल यह है कि प्रशांत किशोर वादे लंबे लंबे करते हैं, उनका ब्लूप्रिंट क्या है वो सामने नहीं रखते हैं। जैसे महात्मा गांधी का एक ब्लूप्रिंट था ग्राम स्वराज्य, महात्मा गांधी का ब्लूप्रिंट था ट्रस्टशिप इकोनॉमी, ठीक इसी तरह नेहरू का था मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक इसी तरह से सर्वोदय की बात जेपी ने की। सबका अपना एक आर्थिक दर्शन था, सामाजिक दर्शन था। इनका आर्थिक, सामाजिक, इकोनॉमिक एंड सोशल फिलॉसफी जब तक सामने नहीं आएगी तब तक आप कैसे कहेंगे कि प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं वो पूरा कर देंगे? फॉर्मूला छिपा के रखेंगे नरेंद्र मोदी की तरह, हम आएंगे तो ये कर देंगे, गरीबी दूर करें। गरीबी एक दिन में दूर कर देंगे आप? सवाल ये है कि बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी जरूरत, नल का जल हर घर पहुंच जाए। ये बिहार में आज मुद्दा बनाया जा रहा है कि हर घर नल का जल पहुंच जाए। अभी एक डेटा हम देख रहे थे संतोष जी, कुछ दिन पहले की बात है, आपकी भी नजर पड़ी होगी। डेटा ये है कि तमिलनाडु, बिहार की जाति जनगणना के तुरंत बाद आया था, तमिलनाडु में जो शेड्यूल कास्ट के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है, जो आर्थिक हैसियत है, वो बिहार में जनरल कैटेगरी के लोगों से ज्यादा है। तो सोचिए वहां की जनरल कैटेगरी के लोगों की स्थिति क्या होगी। इस देश की जीडीपी में 22% कंट्रीब्यूशन तमिलनाडु का है, 5वां हिस्सा तमिलनाडु का है इस देश की अर्थव्यवस्था में। और सवाल यही खड़ा होता है कि तमिलनाडु ने काम कहाँ किया कामराज के दौर में, और खास करके द्रविडियन मूवमेंट वाली जो सरकारें आई उसने काम कहाँ किया। बिहार में और तमिलनाडु के फर्क को समझिए। वहां भी ओबीसी और दलित पिछड़े वर्ग की पॉलिटिक्स बहुत तेजी से हुई। वहां तो बिहार से भी पहले पेरियार के दौर से शुरू हुआ। वहां तो भाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ, कोई सोच नहीं सकता। लेकिन वहां के नेताओं की सोच संकीर्ण नहीं थी। वहां के नेताओं ने ये नहीं सोचा कि हम विकास करेंगे तो जो आदमी पहले से अग्रणी पैदान पर है वो और आगे चला जाएगा। देखिए, दुनिया का नियम है, ये शाश्वत नियम है कि इसको आप चाहेंगे कि दूसरी की लकीर को काट करके हम अपनी लकीर को बड़ी दिखा दे, ये हो नहीं सकता। बिहार में क्या हुआ, बिहार में पिछले 30-40 सालों से यही देखने को मिला कि बिहार में शुरुआती दौर में मॉडर्न इंडस्ट्री, जिसको आईटी इंडस्ट्री और दूसरी चीजें कहते हैं, उसका विकास किया जाएगा तो जो पहले से आगे तबका है, इसको आमतौर पर सवर्ण तबका कहते हैं, वो और आगे चला जाएगा। नेताओं की सोच कमोबेश यहीं तक थी। तमिलनाडु ने ये नहीं किया। आज भी देखिए तमिलनाडु में ज्यादातर बड़े पदों पर 69% आरक्षण के बावजूद 69% रिजर्वेशन है वहां, इसके बावजूद तमिलनाडु में आपको दिखेंगे जो वहां के ब्राह्मण है या जो वहां के सवर्ण है वो ऊंची पायदान पर दिखेंगे, बहुत ऊंची, और समाज के निचले वर्गों की भी तरक्की हुई।
आप किसी की तरक्की रोक करके दूसरे को तरक्की के लिए ऊपर उठा देंगे, ये दुनिया में कहीं ये फेनोमेना चलता नहीं है। भाई जो आगे है, आप कोई भी योजना लाएंगे तो उसका लाभ उठा के वो और आगे जाएगा। तो आप उसको रोकने के लिए योजनाएं नहीं ला रहे हैं, आप योजनाएं ला रहे हैं कि जो दबे कुचले हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए योजना ला रहे हैं। अब भाई पैसा आएगा, 6 पे कमीशन मनमोहन सिंह लेकर के आए, सरकारी कर्मचारी की जिंदगी स्कूटर पर बीत जाती थी। रिटायरमेंट के बाद घर बनता था, सरकारी कर्मचारी स्कूटर से अल्टो वाला हो गया, मारुति स्विफ्ट वाला हो गया 2007-8 में। सही बात। रतन टाटा का नैनो 1 लाख वाला नहीं खरीदा, वो स्विफ्ट और अल्टो वाला हो गया था। तो सवाल यह है कि सरकारी कर्मचारी आगे गया, तो जो सरकारी कर्मचारी नहीं था बिहार जैसे राज्य में, जो गरीब था, वो भी तो स्कूटर मोटरसाइकिल स्कूटी पर आया, कम से कम आया। मनरेगा हुआ, बाकी सब वो भी तो आया। यही विकास का फेनोमेना है जिसको बिहार के नेताओं की संकीर्ण सोच ने पूरा नहीं होने दिया। अब इस बात को क्या प्रशांत किशोर सार्वजनिक रूप से कहने की हिम्मत रखते हैं? नहीं कह पाएंगे। और प्रशांत किशोर लोगों को सपना बेच रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ जुड़कर वो सपना बेचे, अच्छे दिन आने वाले हैं, सबको 15 लाख मिलेंगे, चीन की जीडीपी में 20% शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्चा होता है, मोदी जी बोल रहे थे 20% खर्चा करेंगे हम, तमाम तरह की बातें, वो डेटा भी गलत था। तो यही काम वो नीतीश कुमार के साथ 2014 में करने चले थे, 2015 में। तो इस तरह से देखिए, एक अंतिम बात करके मैं आपको अगले सवाल के लिए आप जाइएगा। राजनीति में बाहुबली मॉडल बिहार में आया बूथ कैप्चरिंग के साथ। पहले नेताओं के लिए बाहुबली बूथ कैप्चरिंग करते थे, फिर वही बाहुबली नेता बनने लगे कि दूसरे के लिए क्यों। यही बाहुबली मॉडल प्रशांत किशोर लेकर के आए हैं। ये इलेक्शन मैनेजमेंट का फंडा पहले नेताओं के लिए करते थे, अब लगा कि नहीं भाई, बाहुबलियों की तरह ही ये काम तो हम खुद कर सकते हैं। यही मॉडल है जो लेकर के आ रहे हैं। हाँ, सही बात कर रहे कि भाई बिहार में पहले जो बूथ कैप्चरिंग करते थे नेताओं के लिए, एक दौर आया कि खुद बोल मोहबिया कराम कराम का नारा लगा और तमाम ऐसे बूथ लूटने वाले लोग खुद विधायक बनने लगे। 85 के दौर में कहते हैं कि भाई सदन में सब वैसा ही कराम कराम करने वाले लोग पहुंच गए थे, वीर मोहबिया कराम कराम। इस तरीके का भी दौर लोगों ने देखा है। ठीक वही ये चुनाव जिताने के का स्ट्रेटजी बना रहे थे, वो अपने लिए बना रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आपने कहा भी कहीं सपने के सौदागर है, सपना बेच रहे हैं और इनको लगा कि सपना बेचा जा सकता है। भाई मोदी के रूप में या नीतीश कुमार के रूप में बिहार के लोगों ने जो सपना बेचते हुए प्रशांत किशोर को देखा है, उसमें तो कामयाबी हासिल किए, पॉलिटिशियन चुनाव जीत गए। तो ये अब अपने लिए सपना बेच रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे, उनको पैसा भी देंगे, सभी तरह के संसाधन भी हम उनको मुहैया करेंगे, ये जो मॉडल है, इस मॉडल को आप क्या कहेंगे? क्योंकि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां चाह के भी मोदी सत्ता में अभी तक सीधे तौर पर बीजेपी का मुख्यमंत्री या बीजेपी सत्ता में अभी तक नहीं आया, जबकि पूरे देश में मोदी अपने तरीके से परचम लहरा के अपने तरीके से हर प्रदेश को कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। अंत में उड़ीसा को ले ही लिया, लेकिन बिहार अभी भी नहीं आ रहा है। बिहार तो क्या ये माना जाए कि कहीं प्रशांत किशोर जो है सो चिराग मॉडल 2 तो नहीं है? क्योंकि जिस तरीके की राशि का जो इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से वो उम्मीदवार खड़े करने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, एक चीज आप ध्यान रखिए, ये बात करीब करीब अब दिखाई देने लगी है कि जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर का वोट आगामी विधानसभा चुनाव में मिलने वाला नहीं। वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और भाजपा के नेतृत्व के चेहरे पर हो रहा था। नरेंद्र मोदी भी नहीं, नरेंद्र मोदी भूल जाइए, वो भाजपा का प्रधानमंत्री बनेगा, ये बात थी। इस वजह से लोकसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट को भी अपर कास्ट का वोट मिल गया, वैश्य समाज का वोट मिल गया। विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल ने जो रास्ता दिखाया है, उसके बाद अब साफ दिख रहा है कि बीजेपी का वोटर जेडीयू में टर्न अप नहीं होगा। अपवाद स्वरूप उन सीटों पर आ जाएगा जिन सीटों पर जेडीयू के सवर्ण उम्मीदवार या वैश्य उम्मीदवार होंगे। पहली बात ये, थिन लाइन नीतीश कुमार भी शायद समझ रहे होंगे। दूसरी चीज, जो सपना प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं, जो हकीकत है, संतोष जी एक चीज पर आप गौर कीजिएगा। 4 साल बिहार में स्कॉर्पियो, बोलेरो, फॉर्च्यूनर की बिक्री, बोलेरो छोड़ दीजिए, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, सफारी की बिक्री उतनी नहीं होती है जितनी पंचायत और नगर निकाय चुनाव वाले साल में होती है।
आज अगर बिहार में नगर निकाय, पंचायत और पैक्स के चुनाव होने बंद हो जाए, 80% एसयूवी की बिक्री बंद हो जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ। सही बात। अब देखिए 8800 पंचायत है, 8800 में कम से कम 5000 मुखिया तो चुनाव हारता ही है। 5000 मुखिया हारा, 5000 नया मुखिया जीता, मतलब 5000 एसयूवी की बुकिंग हो गई। अब आगे देखिए, उसके आगे भी हम आपको बता देते हैं। जिला परिषद के मेंबर को जोड़ लीजिए और पैक्स वालों को जोड़ लीजिए। ये चुनावी साल में बिक्री होती है, बाकी साल सुस्ती रहती है एजेंसी वालों की, क्योंकि आज भी बिहार में जो गैर पंचायत प्रतिनिधि है, सांसद विधायकों की संख्या कितनी है बिहार में? अगर आप जोड़ लीजिए विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, 350 की संख्या मुश्किल से पहुंचती है, 350 से 450 लोग। उतना भी नहीं, छोड़ दीजिए, 243 हो गया, 40 हो गया, 243 और 56 संसद में, 40 और 16 56, और कुछ लोग विधान परिषद में है, उस 360-70 के आसपास वो नंबर पहुंचता है। तो उससे ज्यादा जो है उसको गिनती में मत लीजिए। बाकी कौन खरीदता है बिहार में? तो एक बिहार की ये स्थिति है कि प्रति व्यक्ति आय बिहार में बहुत कम है। प्रशांत किशोर जो राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति में जो सपने दिखा रहे हैं, उनके सपनों को कौन देख रहा है? आप सोचिए, संतोष सिंह की ये हैसियत है कि इनके घर के बच्चे को ये पटना, दिल्ली, बेंगलोर कहीं रख करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन संतोष सिंह अपने गांव चले जाएं, अपने पटीदार, अपने गोतिया की स्थिति को देखें, तो पता चलता है कि आधे लोग सूद ब्याज पे पैसा लगा रहे हैं। उसमें से 2-4 आदमी कम से कम ऐसा है कि उसमें शिक्षा मित्र वगैरह कुछ कुछ बहाल हो गया है, नियोजित शिक्षक, जिसको वो भी नहीं मिला है, वो घर में मोबाइल टावर लगवा लिया है, और उसका कम से कम गुटखा खाने, सब्जी खरीदने का जुगाड़ हो जा रहा है। अब उनके घर के बच्चे किसी तरह से हर जगह थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी के 4 शब्द बोल लेने लायक डीएवी और दूसरी संस्थाएं खुल गई है कि बिहार बोर्ड के बदले वो 10वीं 12वीं तक पढ़ा ले रहा है। असली समस्या उसके आगे की शुरू हो रही है। और प्रशांत किशोर उसी पीढ़ी को जो 10वीं 12वीं पास कर रहा है, वो 18 साल की एज में पहुंच रहा है, वोटर बन रहा है, फर्स्ट टाइम वोटर, उस वोटर को और उसके गार्जियन को वो अट्रैक्ट करने का बहुत बड़ा माध्यम उसको बना रहे हैं। और एक छोटी सी चीज आपको बताया संतोष जी, आप, मुझे उम्मीद है कि आप छठ में अपने गांव के छठ घाट पे जरूर जाते होंगे। पटना छोड़ करके गांव वाले छठ घाट पर अगर आप आज भी जाते होंगे तो आप एक चीज देखते होंगे कि छठ घाट पर बिहार में तो सुबह सुबह वाला जो भोरवा घाट बोलते हैं ना लोग, सुबह का अर्घ जब दिया जाता है, उसमें वहां डिंग हाँकने का खेल चलता है। आपको मैं बता रहा हूँ हकीकत, एकदम ओरिजिनल परिस्थिति में बता रहा हूँ जो आप देखते होंगे। फैमिली का एक आध यूनिट कोई बेंगलोर में है, कोई हैदराबाद में है, कोई पुणे में है, कोई नोएडा में है, वो छठ में पहुंच जाता है घर। ईएमआई पर वो घर दिल्ली में एक फ्लैट ले लिया है, या जहां रहता है एक फ्लैट ले लिया है, या कहीं 1000-2000 स्क्वायर फीट जमीन ले लिया है, घर का 4 कट्ठा बेचा, ले लिया, सैलरी पर कुछ ईएमआई उठाया, मतलब 50-60-70 हजार रुपए सैलरी कमाने के लिए वो व्यक्ति बाहर में, 1 लाख रुपए से नीचे ही कमाने के लिए। और वहां आकर के छठ घाट पर जिस ढंग से वहां पर पोस्टरिंग होती है, उस पोस्टरिंग से उसी परिवार के दूसरे लोगों को प्रभावित करने की कोशिश होती है, जो परिवार इकोनॉमिकली अब तक डिप्राइव्ड, हालांकि जो बाहर से आया है वो भी डिप्राइव्ड है, उसकी स्थिति भी ऐसी नहीं हो गई है कि वो इंडिया के सुपर रिच 1% लोगों में पहुंच गया है, वो स्थिति नहीं है। वो भी मतलब वो भी इनकम टैक्स देने की स्थिति में नहीं आता है, 10-12 लाख तक इनकम टैक्स लोग बचा लेते हैं, वो भी उसी स्थिति में है कि उसका 5% भी नहीं कटता है इनकम टैक्स। लेकिन जो सामाजिक और मानसिक अवस्थिति पैदा होती है उससे, और जिन लोगों के ऊपर पैदा होती है, उसके लिए प्रशांत किशोर एक आदर्श नेता दिखाई देते हैं कि नहीं, ये आदमी सही बोल रहा है, वाकई ये हालात बदल देगा। उसको ये लग रहा होगा कि वाकई ये हालात बदल देगा। और ऐसे लोगों में से कितने लोग वोट डालने के लिए प्रशांत किशोर के फेवर में टर्न अप होंगे, ये सवाल है। और प्रशांत किशोर के फेवर में क्या है, प्रशांत किशोर हर क्षेत्र में जा रहे हैं, 5000 वोट प्रशांत किशोर के बन गए होंगे, मान लिया बिहार पीपुल्स पार्टी उनसे ज्यादा वोट बना ले गई थी 1995 में। प्रशांत किशोर जो वोट 5000 वोट अगर बना लिए होंगे उन्होंने हर विधानसभा में, अब उनकी खोज है कि दोनों गठबंधनों में 243 गुना 2 यानी 486 कैंडिडेट के अलावा जो 3-4 हजार लोग ऐसे हैं जो मजबूत हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, उनमें से 243 को पिक करो।
अलग अलग जाति धर्म समुदाय स्थानीय समीकरण के हिसाब से टिक करो। और इस खेल में एक बात मैं मानता हूं कि चूंकि वो बिहार में 2015 के चुनाव से बहुत क्लोजली जुड़े रहे हैं, कंस्टिट्यूएंसी वाइज वो जा रहे हैं, तो उस आदमी के पास कम से कम तेजस्वी यादव जितना बड़ा जनाधार नहीं है, नीतीश कुमार जैसा जनाधार नहीं है, भाजपा जैसा है उसके पास नैरेटिव नहीं है। लेकिन इन तीनों की तुलना में मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रशांत किशोर के पास कैंडिडेट मजबूत कौन होगा जो वोट ला सकता है, इन तीनों से ज्यादा आज उसकी क्षमताएं हैं। ये बात तो मैं मानता हूं, इस क्षमता पर मैं शक नहीं करता, क्योंकि जो जमीन पर घूम रहा है, आपको भी संतोष जी, आप बिहार में घूमते हैं, कम से कम 30 से 40 विधानसभा तो ऐसी जरूर होगी जहां कौन आदमी चुनाव लड़ करके 25-30 हजार वोट आसानी से अपने बूते ला सकता है। ऐसे लोगों को आप जानते होंगे। तो आप पटना में रह के पत्रकारिता करके जानते हैं, आपके पत्रकारिता में राजनीति ही नहीं है, समाज के तमाम दूसरे विषय हैं। लेकिन जो व्यक्ति फुल टाइम राजनीति कर रहा है, उसके पहले मैनेजमेंट करता था, उसके पास ऐसे 2,500-3 हजार लोगों का डेटा बेस जरूर होगा, और क्षेत्र का फीडबैक उसके पास, तेजस्वी यादव के पास भी उतना नहीं होगा, नीतीश कुमार के पास भी 2005 की परिस्थिति और 2024 की परिस्थिति में नहीं होगा उतना। और भारतीय जनता पार्टी तो अगर वो डेटा उसके पास होता तो 15 ही नहीं हारती। जी, ऐसे ही लोगों के से तो वो संपर्क भी कर रहा है। जो अभिषेक जी आपको बता दें कि उनकी जो टीम है, ऐसे ही लोगों से संपर्क है, जो सोशल वर्कर है, जो चर्चित सोशल वर्कर है, जो अच्छे अधिकारी रहे हैं, जिनका उन्हीं लोगों को वो टच करता है कि उसके फेस के सहारे हम लोगों को अट्रैक्ट करें। अभी देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ मॉडल तो केजरीवाल मॉडल ही है, लेकिन प्रशांत किशोर अपने आए बाएं या कहीं दूर तलक भी जो है, कोई दूसरे व्यक्ति को ये उन्होंने नहीं खड़ा किया जो प्रशांत किशोर के पैरेलली कैंपेन करे, लोगों तक बातों को बोले। मतलब वन मैन शो है, समझ गए? ये चीजें नहीं, अब उन्होंने इसको किया। समझिए संतोष जी, 1 मिनट हम लेंगे, एक छोटी सी चीज से आप समझिए। दिल्ली और एनसीआर ये कमोबेश एक ही शहर माना जाता है, लेकिन मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो मोटे तौर पर किसका शहर है? सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी और जीएसटी की मार से परेशान छोटे व्यवसायी, स्टूडेंट्स, इन्हीं का शहर है दिल्ली। और आप जैसे ही एनसीआर में आते हैं, दिल्ली का दायरा छोड़कर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, वैशाली, इंदिरापुरम, इसमें मूव करते हैं, तो आपको एक अलग दुनिया दिखेगी। दिल्ली से एकदम अलग दुनिया, जिसको बिजली चाहे 5,000 रुपया हो जाए, लेकिन वो वोट डालेगा जाकर के। ईएमआई कल्चर पर खड़ी एक दिल्ली, हालांकि दिल्ली में भी द्वारका का इलाका है ईएमआई कल्चर पर, उसको हम एनसीआर में ही इस नजरिए से काउंट करके चल रहे हैं। तो यहाँ आकर के राजनीतिक मिजाज बदल जाता है। इसलिए मिजाज बदल जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों को ज्यादातर आप देखेंगे सरकारी नौकरी से मतलब नहीं है। यहाँ के लोगों को किसानों की समस्या से मतलब नहीं है। इनको दिक्कत तो है कि किसान आकर के बॉर्डर पे बैठ गए हैं, जाम लगता है। उल्टा इनके डाइनिंग टेबल में जो चीजें आती है, उन चीजों की कीमत अगर 20 रुपए बढ़ जाए, बहुत महंगाई हो गई है। लेकिन इनका बहुत महंगाई हो गई है, लेकिन वो महंगाई इनके वोटिंग पैटर्न को इफेक्ट कर रही है, ऐसी बात नहीं। ये एक फर्क है दिल्ली और एनसीआर का। तो जो एनसीआर वाला फर्क है, जो एनसीआर वाली सोसाइटी है, प्रशांत किशोर उस मिजाज के साथ बिहार को ले जाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बगल में कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए कि एनसीआर का मिजाज उनके राजनीतिक मिजाज से उलट था। दिल्ली में वो फिट बैठता था, एनसीआर में फिट नहीं बैठता है। आज दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली है, हम लोग नोएडा में 7 रुपए 30 पैसे या 7 रुपए 40 पैसे के हिसाब से बिजली देते हैं। अब गुड़गांव की भी यही स्थिति है कमोबेश। तो यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो राजनीति कर रहे हैं ना, प्रशांत किशोर किसकी राजनीति कर रहे हैं? प्रशांत किशोर सामाजिक समूहों को और सामाजिक वास्तविकता को छोड़कर राजनीति। वो कह रहे हैं कि ईबीसी को 75 टिकट दे देंगे। 75 ईबीसी को टिकट देने का जोखिम तो ईबीसी की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार नहीं उठा सकते। आप ये बताइए, ईबीसी की स्थिति क्या है? सामाजिक समूह, मतलब उस तबके के लिए कर्पूरी ठाकुर ने काफी कुछ किया, नीतीश कुमार ने काफी कुछ किया, लेकिन स्थिति क्या है? हर गांव में 2-3 डोमिनेंट समुदाय है। वो डोमिनेंट समुदाय हो सकता है कि कोई यादव हो, कोई राजपूत हो, कोई भूमियार हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई कुर्मी हो, कोई कुशवाहा हो, इस तरह के डोमिनेंट समुदाय है। और उस डोमिनेंट समुदाय के इर्द गिर्द आप देखें तो 2-4 घर तेली समुदाय, 2-4 घर कानू समुदाय, 2-4 घर नाई समुदाय,
दो चार घर कुम्हार समुदाय, इस तरह से एक स्कैटर्ड वोट बैंक है जिसको ईबीसी कहते हैं। और ईबीसी वर्ग उसके इन्फ्लुएंस करने वाले तबके से 50% तक प्रभावित हो जाता है वोट डालने के लिए। सही बात। 50% नीतीश कुमार के साथ चला जाएगा, लेकिन 50% वो उसके साथ जाएगा जिसके साथ उसका रोज उठना बैठना है। रोज उसके यहाँ जाड़ा का दिन अब आएगा, जाड़े में तो बैठ करके घूर तापेगा, बैठ के वहीं पर देश दुनिया की चर्चा करेगा किसी के अहाते में बैठ करके, चाहे वो डोमिनेंट ओबीसी वर्ग से आने वाला व्यक्ति हो या समुदाय हो या अपर कास्ट का हो। तो ये एक वास्तविकता है। ईबीसी को कितने टिकट देते हैं नीतीश जी, कितने लोकसभा में दिए आप बताइए हमें? 36% आबादी है बिहार में, 36% टिकट दिया क्या? नहीं दिया ना। जी। तो यही सच्चाई है, मतलब जो कुछ भी है सपना दिखाया जा रहा है। चलिए जी, अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक हैं, जो प्रशांत किशोर की राजनीति को समझना चाहते हैं, ये एक बेहतर डिबेट है जिसको आप पूरी तौर पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझने का मौका मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, नमस्ते, बाय बाय। ये हमारे साथ अभिषेक जी थे। आपने कहीं न कहीं उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे या समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाई देखिए प्रशांत किशोर की राजनीति है क्या। हमने आपको कहा ना कि भाई 2025 में जो प्रशांत किशोर जिस आंधी के साथ आने इसका समा बांध रहा है, तो पहले जान लीजिए कि प्रशांत किशोर की राजनीति क्या है और प्रशांत किशोर कहाँ ले जाना चाहते हैं बिहार। क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके का सपने का महल दिखा रहा है ना, फिर एक बार बड़े निराशे के दौर में हमारे युवा पीढ़ी चले जाएंगे। तो हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम अपने युवाओं को सचेत करें, हम अपने युवाओं को बताएं कि ये सपने का सौदागर का सच क्या है। चलिए इसे बड़ी बहस को यही खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।